नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी। बिहार में कई सालों से लालू को जेल और नीतीश के साथ खेल करने की लगातार कोशिश जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लोकवार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे विस्तार से जानते हैं कि बिहार की सियासत में पिछले 3 दशक से लालू और नीतीश की सरकार है, उनके नेतृत्व वाली सरकार रही है। उसे खत्म करने के लिए जो सामंती ताकतें हैं, जो दक्षिणपंथी जो सरकारें हैं, उसे खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिश षड्यंत्र कैसे ये सरकारें रच रही हैं और ताकतें कैसे पीछे लगी हुई हैं, इसको हम समझते हैं। प्रभात जी, इस विषय पर आपकी टिप्पणी क्या है? आप कैसे इन चीजों को देखते हैं? लगभग 35 सालों से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, जिसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी सोच सामंती नहीं है, जिनकी सोच अगरी जाति विषयक नहीं है, इन लोगों की का राज 35 सालों से चल रहा है। चाहे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे हों, राबड़ी देवी जी रही हों, या उसके बाद से नीतीश कुमार जी और कुछ अल्पकाल के लिए जीतन राम मांझी जी, जो महादलित समाज से आते हैं, वो रहे हों। लेकिन इस 35 साल के शासनकाल में किसी भी अग्री जाति या दक्षिणपंथी शासन के लोगों का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना संभव नहीं हो सका है। और इसका जो मलाल है, इसका जो दर्द है, यह पूरी तरह से, खास तौर पर जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, कुछ मलाल इसका अधिक बढ़ गया है। और यही जेल और खेल का मुख्य कारण है। और इस जेल और खेल के पीछे पहले भी रहा है। और लालू जी जब सत्ता में थे तो पशुपालन घोटाला का मामला आया था, अब लैंड फॉर जॉब है। और जिस तरह से बुनावट नीतीश कुमार के खिलाफ भी जारी है, लगातार ईडी और सीबीआई कभी बिजली विभाग पर धावा मार रही है, कभी पुल निगम पर धावा मार रही है, कभी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर धावा मार रही है। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के सहारे नीतीश कुमार को भी अंदर अंदर घेरने की तैयारी चल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आत्मबल नहीं हो पा रहा है कि वह अकेले सत्ता में आ सके। उसको, उसके नेतृत्व को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हम नीतीश कुमार से अलग होकर बिहार में अपनी सत्ता को कायम रख सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों ने तमाम षड्यंत्रों को एक तरह से नेस्तनाबूद किया है। और जो खेल चल रहा है पीछे से, उसको उस खेल को ध्वस्त किया है। भले लालू प्रसाद को जेल जाना हो या नीतीश कुमार को पार्टियां महागठबंधन और दल बदलने हो, दल नहीं बल्कि महागठबंधन से फिर एनडीए की तरफ जाना हो या एनडीए से फिर महागठबंधन की ओर, लेकिन उन ताकतों को उस कुर्सी पर बैठने लालू प्रसाद यादव ने भी और नीतीश कुमार ने भी नहीं दिया है। इतना तो तय है कि इन दोनों ने राजनीति के एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी के रूप में सामने आए। तमाम कोशिशें जारी हुई। आज भी प्रशांत किशोर को बी टीम बताया जा रहा है भाजपा का, और भाजपा का कोई नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बोल रहे हैं कोई नेता। तो ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे नीतीश और लालू को पूरी तरह से बिहार की सियासत से दूर कर देने की कोशिश जारी है। देखिए, ये कोशिश नहीं, ये अंतिम युद्ध है। और इस युद्ध को अंजाम देने, भाजपा में भी दो वर्ग है। देखिए, भाजपा में जब तक सुशील मोदी जीवित थे तो उनका भी अलाइनमेंट कहीं ना कहीं से पिछड़ा बात के साथ था, और वो पिछड़े
राजनीति के साथ बने रहना चाहते थे, जिसके कारण विजय सिन्हा का उदय हुआ और बाद में सम्राट चौधरी को लाया गया और उसके पहले कई लोगों को लाया गया। तारकेश्वर प्रसाद थे, संजय जायसवाल थे, कई लोगों को लाया गया जो वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका की निष्ठा, कहीं ना कहीं अग्री जो जाति और सामंती जो ताकत है उसके प्रति उनका निष्ठा मजबूत था और वैसे लोगों को लाया गया। लेकिन सम्राट चौधरी को लाने के बाद विजय सिन्हा बहुत ज्यादा असहज हो गए और सम्राट चौधरी के साथ भाजपा में जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है वो जनता के सामने है। जनता देख रही है कि पिछड़े नेता को भाजपा में किस तरह से द्वितीय दर्जे के रूप में देखा जाता है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है और जो सहूलियत और जो मान सम्मान राजद में या जनता दल यूनाइटेड में है, उस तरह की बात तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किसी भी तरह से अभी जो साजिश चल रही है उसमें एक बड़ी साजिश यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सहारे इस बैतरनी को पार करना चाहती है। जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस बैतरनी को उनके सहारे पार करना चाहता है, घाट लग जाना चाहता है कि वो सत्ता में आ जाए। और फिर जिस तरह से लगातार आप उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक हालत, शारीरिक हालत, कभी अशोक चौधरी का जो अभी हाल में एक कविता आई थी, ट्वीट आया था, तो अशोक चौधरी भी मूल रूप से कहीं ना कहीं सामंती ताकत के मिश्रण है। वो उनकी जो पुत्री भी चुनाव लड़ी है उसको भी आप देखे हैं, और जो उनका पुराना राजनीति है और जिस तरह से वो चंदन लगाते हैं, कलेवा बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिख जाता है कि अशोक चौधरी किस मानसिकता के व्यक्ति है। तो और आप ये इसका मतलब कि अशोक चौधरी का जो ट्वीट आया था जिसमें उम्र को लेकर के था, एक कविता के रूप में ट्वीट किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास उन्हें बुलाया गया, 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई और फिर अब राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बना दिया गया। तो क्या नीतीश कुमार इस साजिश को समझ रहे हैं कि कोई निश्चित उनके तौर पर नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उनका प्रमोशन कर दो? जी जी जी, नहीं, कहीं ना कहीं जो साजिश है वो दिखाना चाहते हैं कि हम दलित का, महादलित का सम्मान करते हैं। अशोक जी का इतना कहने के बावजूद भी मेरे दिल में कोई उनके लेकर मलाल नहीं है। हम उनका सम्मान है और उनको हम संगठन में भी जगह देना चाहते हैं, अपने दिल में जगह ही नहीं, उनके संगठन में भी। क्योंकि नेशनल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हुआ था उसमें अशोक चौधरी का नाम इस बार शामिल नहीं था और मर्मरिंग वहीं से शुरू हुई थी। और अशोक चौधरी को हालांकि झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को आगे करके जनता दल यू में भी जो वैसे सफेद लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं से बगावत को जन्म देना चाहते थे, जिस पर मलहम पट्टी लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसे लोग कब तक नीतीश जी के साथ रहेंगे और उनके बन के कितना रहेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो नीतीश कुमार इन सब जो साजिश चल रही है उसको भांप करके अपने 5 नेताओं को चुनाव से 1.5 साल पहले क्षेत्र में उतार दिया है। मनीष वर्मा आज से मुजफ्फरपुर से यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं, कार्यकर्ता समागम नाम से, जो 20 जनवरी 2025 को नालंदा में खत्म होगी यह यात्रा। और उधर अशोक चौधरी, श्याम रजक, निखिल मंडल और संजय झा, ये जो इनको 5 जो उनके विश्वस्त हैं नेता, उन पर भरोसा करते हुए जनता का मूड, माहौल क्या है, इसको लेकर कैंपेन एक तरह से शुरू हो चुका है चुनाव को लेकर के। और इन 5 नेताओं पर आपकी क्या टिप्पणी है? श्याम देखिए रजक अभी राजद छोड़ के चले आए हैं जेडीयू में। जी जी, श्याम रजक के साथ जो व्यवहार हुआ वो उनका कहना है,
एक्चुअल वो जिस मंशा से गए थे राष्ट्रीय जनता दल में, और उनको चाहे जिस कारण से भी हो उनको वहां पर बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल सकी। मैंने वो एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, ये तो सारे नेताओं की तमन्ना होती है, तो वो तमन्ना नहीं पूरा हुआ। अब श्याम रजक जी आए हैं यहाँ, यहाँ उनकी तमन्ना कितनी पूरी होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तत्काल चूंकि संगठन के लोग हैं, उनको संगठन की जवाबदेही दी गई है। लेकिन जो आज मुजफ्फरपुर से राजनीतिक यात्रा मनीष वर्मा की शुरू हुई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि मनीष वर्मा पुराने जिस तरह से समता पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा वार समीक्षा कर रहे हैं, संगठन के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसका एक पूरा 2 दिन का शेड्यूल प्रोग्राम है। और मुजफ्फरपुर के बाद वो सीवान जाएंगे और उनका पूरे बिहार में भ्रमण करने का एक कार्यक्रम बना है। और हमको जैसा लगता है कि बिना ये मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से संभव नहीं हुआ होगा, बिना उनके इजाजत से यह यात्रा नहीं हो रही है। इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है चुनाव को लेकर, और कई काम एक साथ चल रहा है। तो मनीष वर्मा के सहारे हमको, मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं, जो अपनी पुरानी टीम है, उसको नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से एकत्र करने का हमको दायित्व दिया है। और जो बूथ लेवल में जिस तरह से जो कमेटियां बनी हुई है, वो उसको कागजी की जगह थोड़ा जमीनी वहां तक पकड़ बनाने और लोगों के बीच वोकल होकर, जो अभी हम थोड़ा देर पहले उनका संबोधन सुने, उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे पार्टी के नेता हैं, आप तो जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो आपके इलाके में जो समाज में काम हुआ है, जिस तरह से अति पिछड़ा समाज, महादलित समाज में जिस तरह से उन्नयन हुआ है, लोग जनप्रतिनिधि बनाए हैं, जिस कुर्सी पर वो कभी बैठने का सपना नहीं देखते थे, वह जो आरक्षण लागू किया गया पंचायती राज में, नगर निकाय में, उसके कारण जो सशक्तिकरण हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाइए और जो मुख्यमंत्री जी का काम है वो कीजिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार आजादी के बाद से जो विकास के स्थिति में जिस गड्ढे में था, हम लोग उसको अभी समतल जमीन तक ही ला पाए हैं। इस पर एक मकान बनाना और एक महल तैयार करना और बिहार को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस बीच राजद और कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को लेकर एक तरह से जनता के मुद्दे को छूने की कोशिश की है इन दोनों पार्टियों ने, और एक आंदोलन और एक तरह से क्षेत्रों में निकलकर लोगों को जगाने की कोशिश की है। ये इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर को लेकर मैंने कुछ दिन पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि ये नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बनने जा रही है। जिस तरह से पंजाब में, दिल्ली में और शायद 4 राज्यों में बिजली लोगों को मुफ्त, जो गरीब है उनको दिया जा रहा है। माने 200 100 300 इस तरह का जो बिजली उनको फ्री दिया जा रहा है। और राजद की सरकार, जो तेजस्वी जो हमारे डिप्टी सीएम पूर्व हैं, उन्होंने भी अपनी सरकार बनने पर लोगों को बिजली देने की मुफ्त बात कही है। तो एक तरफ यह राजनीति और दूसरे तरफ स्मार्ट मीटर, तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है और ये नीतीश कुमार जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और विपक्ष के लिए ये सचमुच एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे में जनता उसके साथ जा सकती है। क्या बीच में चुनाव हो सकता है कि आज समय से पहले मध्यावधि चुनाव, या फिर सरकार गिर सकती है, या चुनाव की घोषणा पहले हो सकती है? इसको लेकर के भी कुछ चीजें अंदर अंदर चल रही हैं क्या? एक चीज तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जिस तरह से सीट शेयरिंग और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और विशेष बिहार के लिए पैकेज की डिमांड बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में सामने आता है। उन्होंने जिस तरह से पत्र भी एक लिखा है बिहार को
लेकर अपने मांग से संबंधित, तो जो सारी बात जिसमें सीतामढ़ी से अयोध्या को जोड़ने की बात है, एक बड़ा वो एक माने मुद्दा आप मान सकते हैं कि राम मंदिर की बात तो इस देश में काफी होती रही, लेकिन सीता धाम जो है, पुनौरा धाम, वहां पर जिस तरह से बिहार सरकार ने कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र सरकार का वहां कोई ध्यान अब तक नहीं रहा है। तो राजनीति अपनी अपनी तरफ से चल रही है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे म्यान से तलवारें निकलने लगी है, और आने वाले समय में हमको लग रहा है कि जिस तरह से कुछ मीडिया का भी हम स्वर देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसके प्रति जो काफी वफादार या उनके प्रति झुकाव वाले जो मीडिया हैं, उसमें जिस तरह से आक्रामक ढंग से नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रमण शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तालमेल में कहीं कुछ कमी आने जा रही है। और एक खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव जी को फिर से एक मैंने आग्रह किया है कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की सरकार है और उसको मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार से बातचीत की जाए, और बिहार में और देश में एक जो सरकार है उसमें सत्ता परिवर्तन की बात को लेकर विचार विमर्श किया जाए। तो इन हालात को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव को टालना चाहती है, और नीतीश कुमार जिस तरह से चुनाव तत्काल कराने के मूड में है, क्या है कि उनको मालूम है कि अगर चुनाव नियत समय पर हुआ, नवंबर में हुआ, तो फिर वही खेल होगा जो 2020 में हुआ था। और प्लेयर हो सकता है कि चिराग पासवान और लोजपा जैसी भी पार्टी हो, या जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, या प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। प्लेयर कौन होगा ये अभी हमको तय नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तय है कि समय मिलेगा तो गेम उसी तरह से प्लान किया जाएगा। तो नहीं, कुल मिलाकर प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन लोगों को लगाया गया है कि लालू प्रसाद हो या फिर नीतीश की सरकार हो, इनको डैमेज करना है और सत्ता से बाहर कर देना है। ये तो मान सकते हैं ना, ये तो इन्हीं लोगों को लगाया गया है जी। इसमें कोई बहुत ज्यादा भेद तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हो या दलितों के मुद्दों पर लालू प्रसाद से अभी भिड़ंत हुई, जुबानी जंग हुई, और फिर ट्विटर वार हुआ। तो ये सब कुछ दिख रहा है। नहीं, इसको आप मान रहे हैं? नवादा कांड में जिस तरह से जीतन राम मांझी का आरोप बेबुनियाद साबित हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से वो यादव समुदाय पर आक्रमण करना चाहते थे, यादवों को बदनाम करने की कोशिश की है, जिसमें करना चाहते थे, लेकिन उसमें बहुत सच्चाई नहीं दिखी। और इस मामले में जदयू कहीं ना कहीं से न्यूट्रल गियर में है, कहीं ना कहीं से नवादा कांड पर जो तटस्थ, जो सरकार को काम करना चाहिए, जो जांच पड़ताल और वहां शांति कायम करने, पुनर्वास करने का वो काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी की जो लगातार जो मैंने उनकी जो कार्रवाई और उनका जो प्रहार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो इस बार लग रहा है कि वो चिराग पासवान से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रभात कुमार जी को बिहार की सियासत में हो रही हलचलों पर। तो इस अंक में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।